So quickly, all of you can answer in your chat box. So question number 1 would be, does passive transport need a carrier? Does a passive transport of membrane need a carrier? If yes, why? So you have to tell that if it needs a carrier or not, and if it needs, then why it needs a carrier. So that is the question. Cell membrane transport, I'm asking. Okay, yes, it needs, and keep answering. उसके आगे का बताओ. If it is yes, then why? And what is the name of that transport? Also name the transport. ठीक है शुभी. अंकित ठीक है. Pragya, you need to explain. Quickly, you have to answer, all of you. Yes, sir. So this is another question for those who don't know the first question or have replied already. What is the thickness of the cell membrane? Plasma membrane की thickness बताइए. मैम फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप रिपीट कर सकती है? मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है. लिखा हुआ है पढ़ो. Does the passive transport of membrane need a carrier? If yes, why? रीजन बताना है और कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है. रीजन नहीं बताना है. मैम थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम. Yeah, write in chat, Pallav. Answer in chat, whatever it is. We'll discuss these answers. मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, KVPY और एनी सच गुड लेवल ऑफ कंपटीशन इज सच दैट वो पूछते वही है ना, चीजें जो नॉर्मली आपने पढ़ाई होता है, बट द वे दे आस्क यू एंड द वे दे प्रेजेंट द क्वेश्चन, सो वो थोड़ा सा टेढ़ा सा होता है और तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनका IQ और प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट हो जाता है, ये चीज है. So which metabolism is part of active transport? Which cellular metabolism is part of active transport? Very good, Pallav. You have answered the first one. जवेरिया, हाँ, और थोड़ा प्रिसाइज और मेथड का नाम ये लिखना है.
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत आ रहा है आप लोगों की तरफ से। व्हाट इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट? हाँ, रिया आपका आंसर सही है, क्वेश्चन 3 का आपका सही है। बल्क ट्रांसपोर्ट आई होप यू हैव डन, अगर नहीं किया हो तो मुझे बताना। व्हाट इज अ बल्क ट्रांसपोर्ट? रिया इज आंसरिंग, सो दैट मीन्स मैंने बता रखा है। नेम द टाइप्स ऑल्सो। Fifth is a bonus question for you. You have to tell me what is semi-permeable membrane? Give examples, the natural ones, which you find in the organisms. What is semi-permeable membrane? Give examples, natural ones. ठीक है, I'm reading all your answers. गिव एग्जांपल के बाद हाँ, गिव give एग्जांपल के बाद example. क्या लिखेंगे? गिव एग्जाम्पल मतलब उसमें आपको नेचुरल वाले बताने हैं, सिंथेटिक नहीं बताने। The natural examples of semi-permeable membrane. No, Ankit. No, Swasti, that is a mistake. स्वास्थ्य अभी तक आंसर्स भी ज्यादा नहीं किए आपने। आई थिंक यू हैव नॉट डन सेल प्रॉपर्ली। चलो चलो। जवेरिया गलत। पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो क्या ध्यान से आप लोग हैं? इतना मतलब बहुत फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक चीज मैंने पूछा अभी। और आपको मैंने ये भी कहा कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, दिस इज ऑल्सो देयर फॉर केमिस्ट्री, especially this fifth question. This is as much chemistry also. फिर फायदा क्या भाई पढ़ाने का? यही तो गलतियां सब जो नहीं पढ़ रहे ना, जो बाकी दूसरे बच्चे होते हैं वो यही तो गलतियां करते हैं, तो आप भी वही गलती करोगे, फायदा क्या फिर? यही तो उनको पता नहीं होता है ना। डांट खाने के बाद सही आंसर निकल रहा है। नो शुभी गलत। स्वास्थी हैज गिवन द करेक्ट आंसर नाउ। रिया ठीक है। अंकित गलत।
चलो अब इतना टाइम नहीं, मैं फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ, फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर क्या कभी कैरियर चाहिए? यूजुअली अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तब तो नहीं चाहिए, है ना। diffusion doesn't need, but yes, we did one method that is facilitated diffusion, so that is the name, facilitated diffusion. इसके अंदर कैरियर परमिएजेस की जरूरत पड़ती है। क्यों चाहिए? तो उसका साइंटिफिक हमने रीजन पढ़ा, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर का जो बीच का सारा लिपिड बाइलेयर है हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, तो वहां से कोई पोलर सब्सटेंस को जाना होगा विच इज वाटर सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनके साथ ही लग के जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द कैरियर्स आर नीडेड फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसको याद रखना। लेकिन हाँ, कैरियर कभी चाहिए हो सकता है पैसिव में, लेकिन पैसिव विल नेवर बी अपहिल एंड नेवर बी रिक्वायरिंग एनी एनर्जी, ठीक है। ये दो बातें कभी नहीं होंगी, ना तो वो कभी अपहिल मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, ऐसा नहीं होगा, और दूसरा कि वो उसमें कभी भी एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो ये कईयों ने सही आंसर किया है, 75 एंगस्ट्रॉम्स, कईयों ने से नैनोमीटर में किया है। सो दिस इज ओके। एंड विच मेटाबॉलिज्म इज पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? नाउ दिस क्वेश्चन मेंट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कौन सा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है? तो आपको पता है कि एटीपी जनरेटिंग मैकेनिज्म के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होता है रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके बिना तो नहीं हो सकता है ना। सो दैट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। बल्क ट्रांसपोर्ट्स आपने पढ़ा हुआ है कि बल्क ट्रांसपोर्ट जो होते हैं दैट इज फॉर द लार्जर मॉलिक्यूल्स, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स। और उसके अंदर मेनली जो दो मेथड्स आपने किए हैं कि फैगोसाइटोसिस इज अ सेल ईटिंग मेथड एंड पिनोसाइटोसिस इज अ सेल ड्रिंकिंग मेथड। लिक्विड लेने के लिए सेल ड्रिंकिंग यानी लिक्विड लेना तो पिनोसाइटोसिस से होता है, और सॉलिड सब्सटेंस सेल ईटिंग मेथड फैगोसाइटोसिस से होता है। सेल जब वेजिकल्स बनाकर, इस तरह से वेजिकल्स बना के बाहर से सब्सटेंसेस अंदर लेता है, बताया था ना। इसमें भी वैसे कई बार आप देखोगे तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वैसे हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्यों गलती कर रहे हो भाई? सेमी परमिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्टिवली परमिएबल, यही तो आपको बताया था। और ये 2-3 जगह इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट हियर। एक ट्रांसपोर्ट चैप्टर जहां पे आप वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो फिजियोलॉजी में, वहां फिर आपके केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस, सब जगह वहां पे, और ये यहाँ तो है ही है, ठीक है। What is semi-permeable membrane? Selective semi-permeable membrane allows only solvent. I told you, na, allows only solvent. That is why this is a part of this is the one which is required in osmosis. क्योंकि osmosis में movement सिर्फ ही solvent का होता है, ठीक है। Selectively permeable कौन सा membrane है? Which allows not only solvent, solvent को तो वो जाने देता ही है, but also selective solutes, सिलेक्टिव सल्यूट। सो सिलेक्टिव सल्यूट जाने दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट जान रहे हैं कि मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, एंड नॉट ओनली दैट ऑल्सो योर ऑल द ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, है ना, तो वो सभी तो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं ना। टोनोप्लास्ट जैसे अंकित आपने लिखा, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूम टोनोप्लास्ट तो सिलेक्टिवली परमेबल में आएगा ना। सेमी परमेबल का नेचुरल एग्जाम्पल मैंने पूछा था, तो उसमें था कि जैसे एनिमल ब्लैडर, this was one example, animal bladder. I told you that bladders can't afford to lose their vital solutes, ठीक है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, तो वो आपका यूरिन जो पास करवा रहा है, तो वो उसमें जितना हो सके सॉल्वेंट जाए और वाइटल सोल्यूट्स को उसे रोकना होगा, ऐसा मतलब रहता है। एक्सेप्ट कि कुछ टॉक्सिन्स वगैरह जो पहले ही उसमें चला जाता है, तो वो अलग बात है। एनिमल ब्लैडर्स, देन एग मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जहाँ पे ये सेमी परमेबल है, अदरवाइज
I told you parchment paper और कोलोडियन, ये सब क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सिंथेटिक है, और यही तो मेम्ब्रेन्स होते हैं आपके रिवर्स ऑस्मोसिस सेटअप में, जहाँ पे आप वाटर प्यूरिफायर यूज करते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस, वहां पे ये मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं ना, कोलोडियम टाइप के मेम्ब्रेन लगे होते हैं वहां पे। तो ये सब करा था आपने, ठीक है। अभी भी ये ढंग से नहीं किया, कहने का मतलब है अगर नोट्स लिखते भी हो तो आई एम श्योर कि उसको दोबारा मुड़ के पढ़ते ही नहीं हो आप। सो दिस हैबिट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू at least read them once, okay? नहीं तो फायदा क्या ना क्लास करने का। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। So last time we were supposed to do the endomembrane system. Okay, who can tell me that what is audio पे आके बोल सकते हो, what is endomembrane system consisting of? बता दिया था। What are the different structural parts, organelles which are involved in the endomembrane system of a cell? नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बताया नहीं था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप, एंड वैक्यूल। यस, एंड उसमें भी ये जो तीन है इनका मैंने अलग से बताया था कि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज एंड lysosome together they comprise the GERL system बोलते हैं इसे, ठीक है। गोल्गी, G फॉर गोल्गी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L लाइसोसोम, GERL ये एक साथ क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं, अभी देखेंगे कैसे रिलेटेड है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप, वैक्यूल, ये हो गया, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। दिस एंटायर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम is a system of interconnected membranes. System of interconnected membranes, ऐसा लिख लेना, ठीक है। System of interconnected membranes. अब यहाँ पे हमें मेनली पहले इसके अंदर जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अभी करना है। सो आई एम राइटिंग ER एंडोप्लाज्मिक, इसका नाम ऐसा क्यों है वो भी देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस में या ओवरऑल ही साइंस में हमेशा ये जो टर्म्स हैं उनके लिटरल मीनिंग्स को अगर थोड़ा सा भी आप याद रखो तो आपको चीजें समझना जो है ना वो आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्म भी आपको पता है, शायद कहीं ना कहीं रेटिकुलम वर्ड भी कभी सुना ही होगा। रेटिकुलम जनरली मीन्स नेटवर्क, राइट। तो ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी इंटरकनेक्टेड है, और कहाँ पे है? तो एंडोप्लाज्म में। सो यू नो व्हाट इज एंडोप्लाज्म? एंडोप्लाज्म वाज the inner part of the cytoplasm, inner granular part of cytoplasm. So inner cytosol or cytoplasm is endoplasm, वहीं पे ये नेटवर्क है पड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि हमें ये सारी चीजें अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है। एंड व्हाट डज अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन? It means that we are doing the EM electron microscope study, है ना। बिना अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आपकी ये सब इन ऑर्गेनल्स के डिटेल्स आप नहीं देख सकते ना, लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप इनको नहीं स्टडी कर सकते।
सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्स क्या बताती हैं कि जो ER है इट कंसिस्ट ऑफ three elements or three types of elements. ठीक है, कौन से? नंबर 1 is cisternae, number 2 tubules, and third vesicles. तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे ER कंस्ट्रक्ट या बनता है, दैट इज सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड tubules. सिस्टर्ने नैरो होती हैं और 2 लेयर्ड अनब्रांच्ड एलिमेंट्स होती हैं जो कि जनरली नियर न्यूक्लियस ही पाया जाता है. सिस्टर्ने पहले बता रही हूँ, ठीक है. So these cisternae are narrow, 2-layered, unbranched, और जनरली ये नियर न्यूक्लियस ज्यादा दिखते हैं. They remain interconnected, of course. तो वो तो सारा ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही खैर इंटरकनेक्टेड ही होता है, आपको मैं बताई रही थी अभी. तो ये जो है ये भी इंटरकनेक्टेड है. ये फ्लैटेंड, जनरली यू विल सी द सिस्टर्ने लाइक दिस. ऐसे होते हैं सिस्टर्ने, और इन्हीं के आसपास आपको ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स ये भी नजर आते हैं. वेसिकल्स आर ओवल और राउंडेड एलिमेंट्स और ये स्कैटर्ड रहते हैं. सिस्टर्ने वेसिकल्स दोनों ही जनरली राइबोसोम्स होते हैं उनके ऊपर. तो जैसे मान लो मैंने सिस्टर्ने ड्रॉ किया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से कुछ बना दे रही हूँ. So what are these? These are ribosomes. ऐसे इसके साथ साथ वेसिकल्स होते हैं, and even these vesicles might be studded with the ribosomes. ये साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर्ड मिलेंगे आपको. ये सिस्टर्ने के आसपास होंगे लेकिन साइटोप्लाज्म में आपको स्कैटर्ड मिलेंगे. राइबोसोम्स यू नो आर मेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी कि जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं है ना, सिस्टर्ने के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन्स बना रहे होंगे और वो सब ना इसी वेसिकल के अंदर डिपॉजिट होकर वो कट ऑफ होके ये वेसिकल्स जैसे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, फिर वो कहीं और जाके जुड़ जाएंगे. इस तरह से पूरे सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्रोटीन एंड एवरीथिंग हो रहा है और फिर वो अल्टीमेटली गोल्गी तक जाना है उसे. अल्टीमेटली ER के वेसिकल्स ये सब जाकर गोल्गी से मिलते हैं, ठीक है. और वहां गोल्गी के अंदर क्या होता है वो अभी देखेंगे. वहां पे एक सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग होता है. आप ये भी कह सकते हो कि जो ER एक तरह का ऐसा एक फैक्ट्री है जो कुछ रॉ मटेरियल बना रही है, ठीक है. ER में जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन्स बना रहे हैं और ये एक रॉ मटेरियल है. इस रॉ मटेरियल को यूज करना है कहीं और, जैसे गोल्गी एक साइट है, एक और दूसरी फैक्ट्री है वो. यू कैन थिंक अबाउट दैट. सपोज गोल्गी इज अ साइकिल फैक्ट्री, ओके. तो cycle factory needs a certain parts. It needs the rubber tires, it needs the iron pipes and so many things,
है ना। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ ER में पहले तो बन गई, ठीक है, वो बनकर ये वेजिकल्स उन्हें सप्लाई भी कर देंगे। फिर ये जाके ना वो जो साइकिल फैक्ट्री है वो गोल्गी है, तो गोल्गी तक ये पहुंचा देंगे, ठीक है। और फिर गोल्गी का काम ये है कि वो जो आयरन पाइप्स है, वो जो साइकिल के वो जो टायर्स है, वो सब जोड़ना है, उसे पैकेजिंग करना है, और वो सब जोड़ जाके उसे एक साइकिल तैयार करना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट एक साइकिल है वो उस फैक्ट्री से निकल रहा है, ठीक है। अगर आप ER के इसके सामने बैठ जाओगे तो यहाँ पे बैठ के आपको साइकिल तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ से आप साइकिल खरीद नहीं सकते, वो उसके लिए आपको गोल्गी तक जाना होगा। गोल्गी पे गए, वहां से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला, तो ये चीज होती है एक्चुअली। ओके, तो आपको मैं ये सिंपल वे में बताना चाह रही हूँ। तो अब जैसे वेजिकल्स थोड़ा सा लिख लो। सो व्हाट आर वेजिकल्स? ओवल और राउंडेड। स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को ले जा रहे हैं, तो ये तो वो हो गए ना, डिलीवरी बॉयज हो गए, तो ये तो स्कैटर्ड होंगे ही ना पूरे शहर में, कहीं 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 से आके वो वहां तक पहुंचा रहे हैं। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, या समझ लो ये वो ट्रक्स हैं जो सामान ले जा रहे हैं, ठीक है। ये खुद भी स्टडेड विथ राइबोसोम्स होते हैं, तो कई बार कुछ प्रोटीन तो यहाँ भी बन रहे हैं स्टडेड विथ राइबोसोम्स। और ये होते हैं मोर नियर सेल मेम्ब्रेन। तो आप खुद सोचो, जैसे न्यूक्लियस सेल का ऑलमोस्ट एक सेंटर होता है, जैसे यहाँ पे मान लो ये एक सेल है, सो यू नो दैट न्यूक्लियस समवेयर इन सेंटर इज देयर, दिस इज द न्यूक्लियस। तो जो जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि ये जो ER के जो सिस्टर्ने हैं वो ज्यादा कहाँ पे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास है। लेकिन जो वेजिकल्स निकल के ट्रैवल करके जो इधर उधर जा रहे हैं, तो वो ज्यादा आपके सेल मेम्ब्रेन के पास है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, these are the cisternae, and these are the vesicles where near the cell membrane, ये सेल मेम्ब्रेन के आसपास है, ठीक है। फिर ये टिब्यूल्स का क्या काम है? ये ब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं, टिब्यूल्स जो होते हैं ये ब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं, ये भी नियर सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं ज्यादा, बट इनके ऊपर ज्यादा कोई खास मतलब वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, these राइबोसोम्स नहीं होते इनके ऊपर, ठीक है। तो मैं टिब्यूल्स लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, जगह कम है, बट आई ट्राई टू एकोमोडेट टिब्यूल्स। ब्रांच्ड एलिमेंट्स ये भी नियर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, विदाउट राइबोसोम्स होते हैं इनमें, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला काम यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मोर फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स। तो जहां ज्यादा लिपिड की फॉर्मेशन होती है, लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, वहां पे ये मिलते हैं, टिब्यूल्स मिलते हैं। एंड द टिब्यूल्स आर लाइक दिस। मैम ब्रांच्ड के बाद एलिमेंट्स लिखे हैं। हाँ, these are tubules are branched elements near cell membrane without ribosomes and more in the lipid forming cells। यानी इनके अंदर आपको लिपिड्स मिलेंगी, तो ये लिपिड ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। ER में दोनों ही चीजें होती है, ऐसी बात नहीं, मतलब प्रोटीन्स और राइबोसोम्स बनाते हैं, बट कुछ लिपिड्स भी होती हैं, कुछ ER के सिस्टर्ने लिपिड्स भी बना रहे हैं, तो वो सभी चीजें फिर ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ईदर वेजिकल्स और टिब्यूल्स।
और फिर ये दोनों देखोगे तो इवन दे आर पार्ट ऑफ द गोल्गी। इसीलिए देखो ये तीनों चीजें फिर से हम गोल्गी में देखेंगे कि ये तीन तो होंगी होंगी, दैट इज सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स आर वेरी मच पार्ट ऑफ द गोल्गी एज वेल, क्योंकि वहां तक ये पहुंचा रही है चीजें। और गोल्गी के अपने सिस्टर्ने होते हैं, एक्चुअली सिस्टर्ने जो ईआर वाले हैं वो अलग है, लेकिन गोल्गी के अपने सिस्टर्ने हैं। लेकिन जो वेसिकल्स और टिब्यूल्स है ना, वो ईआर से ही कहीं ना कहीं जाकर गोल्गी के साथ मर्ज भी होते रहते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि वो तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो चीजों को, सामान को, रॉ मटेरियल को वहां तक पहुंचा रहे हैं गोल्गी तक, ताकि फाइनली जो प्रोडक्ट है साइकिल बनके वहां से निकलना है। पैकेजिंग यूनिट, दैट इज व्हाई द गोल्गी इज इटसेल्फ कॉल्ड एज अ पैकेजिंग यूनिट। आई विल कम टू दैट। फंक्शन ऑफ ईआर थोड़ा हमें करना होगा, तो मैं राइट हैंड साइड यूटिलाइज कर रही हूँ, होपिंग कि वो साइड आपका हो गया है। अच्छा, फंक्शंस पे हम बाद में जाएंगे, अभी तो मुझे टाइप्स ऑफ ईआर नहीं बताया ना मैंने, 2 टाइप्स ऑफ ईआर भी बताना है। ईआर के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now what are these 2 types? One is called as RER and the other is called as SER. RER stands for the rough endoplasmic reticulum and SER for the smooth. So it is rough and smooth. Why one is rough and the other is smooth, we'll discuss. मैम स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते? स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते, बिल्कुल। सो राइबोसोम्स कहाँ है? तो राइबोसोम्स स्टडेड वाले जो सिस्टर्ने जो दिखेंगे वो आरईआर के ही होते हैं मेनली, रफ वाले के। एंड द स्मूथ, द राइबोसोम्स आर एब्सेंट। दैट इज द मेन डिफरेंस, विच ऑटोमेटिकली वी कम टू कंक्लूड कि यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रफ में हो रही है। सो दिस इज मेनली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। Smooth is not meant for protein synthesis, it is mainly for lipids, steroids. ये सब synthesis यहाँ है, lipids, steroids जो hormones में use होते हैं, steroids, और कुछ carbohydrate and phospholipids भी यहाँ बनते हैं। लिपिड है तो फॉस्फोलिपिड उसी में आ ही जाता है वैसे तो, एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब सिंथेसिस यहाँ पे है एसईआर से रिलेटेड। इसीलिए जैसे ऑर्गन्स या सेल्स भी अलग अलग देखोगे कि जैसे पैंक्रियाज वगैरह में आरईआर वगैरह ज्यादा होता है, वैसे तो लिवर में भी होता है, पैंक्रियाज, लिवर, इनमें। और एसईआर मेनली जो हार्मोन फॉर्मिंग सेल्स वगैरह है, कुछ एसईआर लिवर में भी है, लिवर एंड ऑल्सो द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स, इनमें ज्यादा होंगे एसईआर। एसईआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप याद रख सकते हो, दैट इट डिटॉक्सिफाइज द सेल्स। हाँ, ये काम एसईआर का होता है, ये आरईआर का नहीं होता। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कई चीजें हैं जो बॉडी में है, मतलब अगर बाहर से अंदर आ रही हैं चीजें अनवांटेड, अनवांटेड, हाँ, टॉक्सिक, जैसे मान लो अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज एंड ऑल, जो लोग करते हैं, टोबैको, खासकर अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो उनके एसईआर फिर ज्यादा बनने लग जाते हैं बिकॉज दे हैव टू डिटॉक्सिफाई मोर।
तो उनका टॉक्सिन बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो सेल्स को खतरा हो जाता है, इन टॉक्सिन से सेल की डेथ हो सकती है, इसलिए टाइम टू टाइम उनकी डिटॉक्सिफिकेशन ये SCR ही कर सकता है. सो दिस इज हाउ इट्स इम्पोर्टेंट. एंड फंक्शंस, अच्छा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ. आई होप यू हैव फिनिश्ड इट विद दिस. तो फंक्शंस में तो जैसे ओवरऑल ER के फंक्शन, तो पहली बात तो ER जो है वो पूरा सरफेस एरिया ही सेल का इंक्रीज करता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह के लिए वो जगह बनाता है. द ER इट इंक्रीजेस surface area of the cell for metabolisms. तो फोल्डिंग्स वगैरह ये जो मेम्ब्रेन के अंदर चीजें हो रही है, तो वहीं पे स्पेस क्रिएट किया गया है ना. इट्स समथिंग लाइक यू हैव टू मेनी पीपल यू हैव इन योर हाउस in a particular room and you want them to sleep in that particular room. So what do? You make those bunkers ना, एक के ऊपर ऐसे बना देते हो, 3 tired 4 tired, और सबको वहीं बच्चों को तो खासकर वहीं पे सुला देते हो, है ना. तो जगह बन जाती है. तो जगह की कमी है, तो इस तरह से हम अरेंजमेंट्स जैसे घर में करते हैं वैसे ये सेल ने कर रखा है. सो इट इज इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म्स. एक तो ये. दूसरा कि इंटरनल सपोर्ट दे रहा है ये, क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम है, तो नेचुरली पूरे मैट्रिक्स को, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका एक इंटरनल ये एक सपोर्ट सिस्टम है, इंटरनल सपोर्ट. फिर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ये है ही है. इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर का अंदरूनी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है. प्रोटीन सिंथेसिस हमने अभी देखा कि RER पे है, और लिपिड सिंथेसिस जो है वो SCR पे है. सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट. स्पेशली अगर हम SCR की बात करें, तो SCR इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टिस में बनता है. टेस्टोस्टेरॉन इज इन टेस्टिस, एंड एस्ट्रोजेंस इन ओवरी. फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इन दी ओवरी. तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, दीज आर द 2 सेक्स हार्मोन्स. तो ये हार्मोन्स भी SCR ही फॉर्म करती हैं. सो SCR RER दे बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और फिर हम देखेंगे कि इनका एसोसिएशन गोल्गी के साथ होने के बाद गोल्गी कैसे जो है वो एक पैकेजिंग यूनिट का काम करती है. So we'll see the Golgi next. I'm writing Golgi apparatus. So we call this as Golgi apparatus. So first thing, as I told you, that Golgi serves as packaging unit of cell. ये nicknames होते हैं, packaging unit of cell. जैसे आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. तो इस तरह से गोल्गी एक पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल है जो क्या काम करती है, अभी देखेंगे कैसे, मतलब पैकेजिंग करती है, बट हाउ इट डज. फर्स्टली दिस इज लाइक डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी. उनके ही नाम से ये पड़ गया गोल्गी. कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड
नॉर्मली ये बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, इट्स वेरी वेल डेवलप्ड इन द वर्टिब्रेट्स, जो हायर एनिमल्स हैं, तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे सभी, जैसे इवन एनिमल्स जो बड़े एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, इन हायर वर्टिब्रेट्स वेल डेवलप्ड है, एंड इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे तो इसे बोल देते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बट मैम हाँ बोलो। हम कैमिलो गोल्गी के बाद ब्रैकेट में डिस्कवर्ड लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड गोल्गी, उनके नाम से ये पड़ा। और कह रही हूँ कि वेल डेवलप्ड होता है ये कहाँ पे, तो वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स में, मतलब वर्टिब्रेट्स में, और जो गोल्गी वहां पे उन्हें कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बट इन प्लांट्स एंड फंजाई ये इतना कोई ज्यादा डेवलप्ड सा नहीं होता है, और इवन लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इसको आप कॉमा कर लेना, कॉमा, एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स तो होते ही लोअर है। तो इन सब में ना इसे कहा जाता है गोल्गी को क्या बोलते हैं, रेफर टू एज डिक्टियोजोम। मैम डिक्टियोजोम्स। हाँ, DICTYOSOME, डिक्टियोजोम, क्योंकि ये 1 और 2 सिस्टर्ने ही होते हैं, इनमें ज्यादा नहीं होते, 1 और 2 सिस्टर्ने वाले गोल्गी होते हैं ये, और जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं जो वर्टिब्रेट्स में, वहां पे ज्यादा होते हैं। तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, एपरेटस जो है वो हम पढ़ेंगे। गोल्गी में क्या क्या है, गोल्गी हैज अ सिस्टर्ने, I mean cistern is there, then Golgi has vesicles, Golgi has tubules, ये 3 तो ER में भी था, आपने देखा, और एडिशनली गोल्गी से वैक्यूल्स पिंच ऑफ होते हैं। तो ये 4 चीजें गोल्गी बनाते हैं। फंजाई एंड लोअर इनवर्टिब्रेट्स लिखा है, अच्छा, INVER है ये, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स यू अंडरस्टैंड ना, वर्टिब्रल कॉलम आने से पहले जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ से शुरू होता है, फिर सारे छोटे छोटे ये अर्थवम वर्तवम, ये सारे तो छोटे एनिमल्स जो हैं। प्रोटोजोआ तो खैर अलग ही ग्रुप है, वो तो यूनिसेलुलर ग्रुप है, ठीक है। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड मिटा रही हूँ। सो दिस इज लाइक वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी, we have to draw Golgi to understand Golgi. How it's a complex, or what is this apparatus consisting of these 4 elements that I told you just now, cisternae, tubules, vesicles and vacuoles, ठीक है। Golgi के अंदर दो फेसेस बन जाते हैं, ठीक है, एक कॉनकेव सा और एक कॉन्वेक्स। So we'll discuss this diagram, and diagrams are there even in your books. जो आपका प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स रहा होगा, मतलब उनमें भी था डायग्राम, 9th level, because this cell was in 9th. Like tubules are visible, vesicles are there.
सिस्टर ने, ये तो उसके पार्ट्स हो गए ना, और मैच्योरिंग फेज, अच्छा मैं पहले बता दूं 2 फेजेस क्या क्या है। जो इधर वाला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मिंग फेज होता है गोल्गी का, जिसे सिस फेज भी कहते हैं। और ये आपको थोड़ा सा कॉन्वेक्स लग रहा होगा ना, कॉन्वेक्स है। और ये कॉन्केव फेज है। कॉन्वेक्स कॉन्केव पढ़ा है अपने लेंसेज में। This side is maturing phase of Golgi, ठीक है, that is trans, और ये concave है। You understand concave, convex or no? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो ये maturing trans लिखा है मैंने, maturing phase is trans phase और concave। Golgi has 2 phases, cis, trans, ठीक है। तो वो यहाँ पे ड्राइंग में दिखा दिया, ठीक है। तो मैच्योरिंग फेज तो बाद में आते हैं, पहले फॉर्मिंग फेज समझे। तो फॉर्मिंग फेज ही जो होता है ना, एक्चुअली दिस फेज इज गोइंग टू रिसीव दीज वेसिकल्स एंड ऑल। सो जैसे से ये वेसिकल्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं, सब्सटेंसेस को रिसीव कर रहे हैं, अंदर इनकी पैकेजिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो मैच्योरिंग फेज है, यहाँ से कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स निकलेंगे और ये होंगे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मैच्योरिंग फेज से पिंच ऑफ होती है, यहां से निकलती है। एंड व्हाट आर दीज वैक्यूल्स लाइक? दीज वैक्यूल्स ओनली दे फॉर्म दी lysosomes. Now I hope you are able to understand that why this GERL is a complex, है ना। GERL एक साथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ER से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होके गोल्गी तक पहुंच रही है। गोल्गी में ये टिब्यूल्स, वेसिकल्स, जो सब्सटेंसेस ऑलरेडी लाए हैं, वो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए यूज हो रहा है। पैकेजिंग क्या, वो भी समझना है आपको थोड़ा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैकेजिंग किस चीज की बात हो रही है। जैसे मान लो गोल्गी क्या करता है, जैसे मान लो प्रोटीन्स लाया गया, लिपिड्स भी आए हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज वेसिकल्स और टिब्यूल्स। जैसे आपने अभी पढ़ा, वेसिकल्स जनरली प्रोटीन्स लाते हैं और टिब्यूल्स जो हैं वो बनाते, लिपिड्स लाते भी हैं और बनाते भी हैं, दोनों बातें हैं। मतलब ईआर से अगर ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है तो वो लाने की बात हो रही है, नहीं तो वो खुद भी बना सकते हैं। उनके अंदर जैसे वेसिकल्स में भी आपने देखा कि राइबोसोम्स है। तो ये जो प्रोटीन्स, लिपिड्स है ना, वो गोल्गी में आने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। ये हो रही है पैकेजिंग। जैसे ने कहा कि आयरन पाइप एंड जो टायर है, उनको अभी यहाँ पे एक साथ उस फैक्ट्री में, गोल्गी वाले फैक्ट्री में इनको इकट्ठा करना है, मतलब जोड़ना है, जोड़कर फिर वो साइकिल बनाना है। तो यहाँ साइकिल क्या है, जैसे शुगर इज द ग्लाइको पार्ट, फाइन, शुगर को ग्लाइको भी कहते हैं। तो यानी ग्लाइको प्लस प्रोटीन क्या बना, ग्लाइको प्रोटीन बन गया। सिमिलरली जब ये लिपिड्स प्लस शुगर की बात हो रही है, तो यहाँ क्या बना, दिस इज ग्लाइकोलिपिड। So Golgi is the one which forms these type of molecules, that is the larger molecules, glycoprotein, glycolipids, जो कई काम आते हैं मतलब सेल के अंदर। आपको याद होगा आपने एक सेल पैकेजिंग होता है इसका गोल्गी में। हाँ जी, मैम ये प्रोटीन एंड शुगर का पैकेजिंग होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है गोल्गी में। हाँ, दिस इज द पैकेजिंग। तो वो जो मैंने आपको साइकिल वाली बात बताई, ये साइकिल है, ये बना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो द सेल वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस साइकिल, दैट इज दिस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि इनके कई यूजेस होते हैं। आपको याद भी होगा, ऐसा यूज पढ़ा भी आपने। आपको बताया था कि सेल के बाहर, खास सेल के बाहर मींस मेम्ब्रेन के बाहर, एज वेल एज बैक्टीरिया में भी सेल कोट की बात की थी हमने, ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोट।
एंड यू रिमेम्बर वहां पे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब होते हैं. एंड देन आई टोल्ड यू दैट दिस ग्लाइको पार्ट आर जनरली द oligosaccharides. The glyco are oligosaccharides. Oligo means a few molecules of the saccharide, that is sugar. तो जब वो ग्लाइकोसैक्राइड्स बन रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? They were doing the recognition, histocompatibility, है ना. तो ये आपको सेल कोट में मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल कोट एनिमल्स में ग्लाइकोकैलिक्स, सो टुगेदर दे फॉर्म द ग्लाइकोकैलिक्स. ये तो एक यूज हुआ, और भी कई यूजेस होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स कई जगह है सेल में. तो ये सब बनाने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ गोल्गी के अंदर हुआ. उससे बड़ी बात, ये बहुत तरह के प्रोटीन्स वगैरह मिला मिलो के कई एंजाइम्स जो बनते हैं वो भी यहाँ बन रहे हैं. और वो सब एंजाइम्स इन वैक्यूल्स के अंदर जब भर दिए जाते हैं वो बन जाता है लाइसोसोम, जो पिंच ऑफ हो जाता है वहां मैच्योरिंग फेज से. समझ रहे हो? लाइसोसोम्स ऐसा एक ऑर्गेनेल है जो खासकर एनिमल सेल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इनके अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स विच विल फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दे कैन लाइज, लाइटिक मतलब लाइजिंग डिफरेंट बिगर मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो बड़े खतरनाक एंजाइम्स इन सब में भर दिए जाते हैं ये लाइसोसोम्स में. और लाइसोसोम्स जो है ना वो डाइजेस्टिंग काम करते हैं. अभी हमें लाइसोसोम पढ़ना है, विल डिस्कस व्हाट आर लाइसोसोम्स. तो पहले अब यहाँ तक, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? RER, SER, ओके, एंड द गोल्गी. तो ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ तक तो कर लिया. अब लाइसोसोम हमें सिर्फ देखना है. यहाँ तक पहले रेज हैंड करो और कोई डाउट है तो पूछो. Aditya, Pallav, could you understand? Please raise your hands. Okay, good. Now see, गोल्गी के हम क्विकली फंक्शंस वैसे तो ऑलमोस्ट कर ही लिए, बट क्विकली एक चीज देख ही लो. गोल्गी के अंदर फंक्शंस क्या लिखोगे? तो क्योंकि एक आध फंक्शन अभी कवर नहीं किया हमने, तो एक फंक्शन तो हो गया जैसे हमने देखा कि पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, है ना. पहला काम हो गया कि ये पैकेज कर रहा है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, synthesis of digestive, जो मैंने कहा अभी, enzymes, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, है ना. synthesis of the digestive enzymes in vacuoles which form the lysosome, यानी कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन ही गोल्गी से हो रही है. ये हो गया. फिर हम फंक्शन ले सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स. जब प्लांट्स की सेल डिवीजन होती है ना तो गोल्गी सेल प्लेट फॉर्मेशन करती है. सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. जब सेल की साइट मतलब सेल जब दो डॉटर सेल्स में मतलब ओके मेक इट हियर. जैसे मान लो सेल के अंदर दो चीजें होती है ना, एक तो न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट है. तो जैसे न्यूक्लियस चलो 1 से 2 हो गया, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. तो दो मतलब सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, तो कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई.
उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे डिवाइड भी तो होगा ना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स इक्वली दोनों सेल में, तब तो ये 2 डॉटर सेल्स बनेंगे 1 और 2। तो ये जो चीज है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, वहां पे ये जो एक पार्टीशन सी बन रही है ना, इसे सेल प्लेट बोलते हैं प्लांट्स में, और इसको बनाने में भी गोल्गी का ही रोल होता है। ये लिख रहे हो भैया, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन द प्लांट, सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स। ऐसी एक और एक्सक्लूसिव फंक्शन जो एनिमल्स में होता है, दैट इज द एक्रोसोम फॉर्मेशन। कहाँ होता है? इन स्पर्म, मेल गेमीट स्पर्म में इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी। तो एक्रोसोम जो स्पर्म में बनाने का काम है वो भी गोल्गी ही करता है। ओके तो जहां मैंने पैकेजिंग वाला पॉइंट लिखा है वहां पे आप ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड वाला चीज डाल देना, तो इसको अलग पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेशंस तो कर ही रहा है गोल्गी, और फिर हमने देखा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिंथेसाइज करके लाइसोसोम बनाने का काम भी गोल्गी करता है। ओके देन सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ये भी एक्सक्लूसिव इन प्लांट्स में हो रहा है, ये गोल्गी कर रहा है। और फोर्थ है एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म्स ऑफ द एनिमल्स, ये भी एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए, तो ये भी गोल्गी ही करता है। सो दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्गी। Acrosome you will study, ठीक है। Acrosome is required during fertilization when the sperm fuses with the egg, ठीक है। So the details you will study, क्योंकि reproduction chapter जब उसमें करोगे। अभी KVPY के लिए भी थोड़ा सा तो बता देंगे शायद सर, ठीक है। और अदरवाइज जो डिटेल्स है वो 12th में है फॉर नीट स्टूडेंट्स। जूलॉजी में इसको करना है, ठीक है। अच्छा अब हम लाइसोसोम पे चले जाते हैं। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगेन आई एम रबिंग आउट। Okay, so now see what are lysosomes. The lysosomes, वैसे तो इसका एक निकनेम है सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ऐसा कहा जाता है कि अगर, क्योंकि लाइसोसोम्स ना एक तरह से वो है जैसे वो नहीं होते जो ह्यूमन बॉम्ब्स काइंड ऑफ, कि अगर वो अपने साथ ही इतना सारा एक्सप्लोजिव लेकर चल रहे हैं, वो कहीं पे अगर एक भीड़ भाड़ एरिया में घूम रहे हैं और वो अगर एक्सप्लोड हो जाए, तो नेचुरली नॉट ओनली दैट पर्सन गेट्स किल्ड, दे विल किल सो मेनी अदर पीपल अराउंड। सिमिलरली अगर लाइसोसोम अगर कभी बर्स्ट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक मतलब एंजाइम्स पड़े हुए हैं, कि अगर ये किसी कारण अगर बर्स्ट हो जाए सेल के अंदर, तब तो वो खुद तो चलो खत्म हो ही रहा है, लेकिन वो तो पूरे सेल को ही खत्म कर सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बट हम देखेंगे कि ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा हो जाएगा, नेचर में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है, बहुत ही फूल प्रूफ चीजें हैं नेचर में। तो अपने आप से ऐसे कभी भी मतलब इट्स नॉट लेफ्ट टू चांसेस कि वो हो जाएगा, वो तभी होता है जब उसे होना होता है, ठीक है। कोई पर्पस होता है, एक प्रोग्राम्ड है हर चीज। जैसे आपका कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर से चल रहा है, बिल्कुल ऐसी आपकी बॉडी की एक अपनी सॉफ्टवेयर है, और वो जेनेटिक मेकअप है आपकी, है ना। तो जेनेटिक मेकअप अगर उसे वो प्रोग्राम्ड है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ऐसा होना है तभी होगा वो। तो ये ऐसा भी नहीं है कि वो कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, नो। तो तब तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है ना मामला। So it's not like that. Now see, what are these lysosomes and who first reported? पहले तो ये लिखो, Christian de Duve discovered or first reported the lysosomes. तो ये तो हो गए साइंटिस्ट क्रिश्चियन डे दुवे, ठीक है। ये कंप्लीटली एब्सेंट कहाँ कहाँ है, ठीक है।
एनिमल सेल्स में तो है ही, और फ्यू प्लांट्स में तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, पहले तो कहाँ प्रेजेंट है बता दूं, एनिमल सेल्स एंड फ्यू प्लांट्स, सब जगह नहीं होते प्लांट्स में ये प्रेजेंट, बट एब्सेंट ये बैक्टीरिया में एंड मैच्योर आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, यू अंडरस्टैंड, एरिथ्रोसाइट्स ये लिख दूं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके ब्लड के, उन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं ना। ठीक है, तो उनमें तो न्यूक्लियस भी नहीं है और कई ऑर्गेनल्स जैसे उनमें नहीं होते। तो ये ना आरबीसी तभी बहुत शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, लाइजोसोम भी इनमें नहीं होते। और बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, नेचुरली उसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनल्स कहाँ है तो यूकैरियोट्स में है ना, प्रोकैरियोट्स में तो वैसे भी नहीं होते ऑर्गेनल्स, आपको बताइए। तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये बड़ी अजीब है, मतलब अलग है, मतलब अजीब तो क्या, अलग है दूसरे सेल से। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कई ऐसे ऑर्गेनल्स सब नहीं है। ये बड़े शॉर्ट लिव भी होते हैं, 3-3 महीने, 2.5-3 मैम महीने है। हाँ, एरिथ्रोसाइट्स के बगल में कट का ऑप्शन मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट ये बगल में, हाँ, क्रॉस, क्रॉस, ये क्रॉस है। एब्सेंट, एब्सेंट, क्रॉस मीन्स एब्सेंट ना। So lysosomes are present in animal cells and few plants, but in bacteria and mature RBCs they are absent. Absent है इसलिए क्रॉस लगा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एरिथ्रोसाइट्स इसलिए जैसे बनते कहाँ से हैं, तो बोन मैरो से, एरिथ्रोसाइट्स बोन मैरो से बनते हैं ना, वाइट WBCs, RBCs, और ये खुद बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ओके, और तभी कहा जाता है ना कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते भी हो तो नो इश्यूज, विद इन 3 months यू अगेन कैन डोनेट, बिकॉज विद इन 3 months फिर नए आरबीसीज और बन जाते हैं ना, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लाइसोसोम्स जो है ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ सेल करते हैं, तो इनका फंक्शन आप क्या बताओगे, दे आर फॉर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ, और इन द सेल, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन द सेल करते हैं ये। लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक मीन्स जिनके कई टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फिक तो वही होता है ना जिनके कई टाइप्स होते हैं। तो लाइसोसोम्स क्यों पॉलीमॉर्फिक है देखते हैं, बिकॉज जब जैसे ही वो निकलते हैं, जैसे गोल्गी से जो निकले तो वो तो हो गए प्राइमरी, तो एक तो हो गया प्राइमरी पहला, तो ये कौन से हो गए, पिंच्ड, साथ साथ मैं बता भी देती हूँ, पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी, तो जो गोल्गी से निकला ये प्राइमरी है। ठीक है, सेकेंडरी, दूसरा हुआ सेकेंडरी। तो अब सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंडरी वो है जो प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, मैं 1 डिग्री लिख रही हूँ, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, कई ऑर्गेनिजम्स यू नो जैसे अमीबा एंड ऑल, कई है ना ऐसे, तो उनके और भी कई, इवन हमारे बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी जो सेल्स हैं उनके कई बार फूड वैक्यूल्स जो, या फैगोसाइटोसिस, फूड वैक्यूल का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि अलग से फूड वैक्यूल है, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो फैगोसाइटोसिस हो रही है और जो सेल के अंदर जो वेजिकल्स मेम्ब्रेन बना रहे हैं और वो अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को ले रहे हैं, उन्हें भी फूड वैक्यूल ही तो कहते हैं ना। तो जो फूड वैक्यूल है ना, वो फूड वैक्यूल जब तक डाइजेस्ट, मतलब उससे तो डाइजेस्ट होना है फूड को, तो है ना, और डाइजेस्ट कैसे होगा, जब तक वो एंजाइम्स के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो एंजाइम्स के कांटेक्ट में आने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इन प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ मर्ज होना पड़ेगा। ठीक है, so that is the meaning of primary lysosome plus food vacuole, that is for the digestion of the food which has been taken from the outside by the phagocytosis, एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं, मतलब अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो फूड अंदर ले लिया गया है, यहाँ लिख देते हैं, टेकन बाय फैगोसोम्स, फैगोसोम्स भी बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस जो वेजिकल्स बना के अंदर फूड ले रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फैगोसोम्स। जैसे ये वेजिकल बना सेल मेम्ब्रेन का और ये सॉलिड पार्टिकल्स अंदर है,
got pinched off like this. Okay, so this is a phagosome, and now it combines with the lysosome or primary lysosome, and then these two together, जिसमें ये हार्मोन्स सॉरी एंजाइम्स हैं और जो फूड पार्टिकल्स हैं जो बाहर से लिए गए थे, कलर चेंज कर देती हूँ उसका, वो भी पड़े हैं, तो नेचुरली वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा ना। अब डाइजेशन होने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। द थर्ड इज अ रेसिडुअल बॉडी। ये भी तो एक वैक्यूल जैसा ही दिखेगा, जो बच गया वो कहाँ जाएगा, है ना, वैक्यूल विद अनडाइजेस्टेड मैटर। जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर, जो रेसिड्यूज बच गया, वो रेसिडुअल बॉडी है, ठीक है, वो बच गया उसके अंदर। कई लोग इसे टर्शरी लाइसोसोम बोलते हैं, बट रेसिडुअल वॉल्यूम बॉडी कहना बेटर है। और फोर्थ जो है ये अलग ही है, दिस आर द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। फोर्थ वाला क्या है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ये अलग है, तो इसको मैं अलग से बताती हूँ ये क्या होते हैं। एक्चुअली ऑटोफेजिक वर्ड से समझ में आ रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो वो सेल्फ कुछ कर रहा है, सेल्फ अपने आप। ये वो होते हैं कि जहां लाइसोसोम खुद ही एनगल्फ करता है पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे मान लो क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई वर्न आउट मतलब ऑर्गेनेल है, जैसे कोई ऑर्गेनेल जो अब काम नहीं कर रहा है, काफी ओल्ड हो चुका है, नॉन फंक्शनल है, तो उसको सेल के अंदर रखने का क्या मतलब है ना, तो उसको तो खत्म करना पड़ेगा। जैसे कोई पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल ही सड़ चुकी है, बेकार है, तो उसको आप जैसे दिल्ली में मायापुरी जाना जाता है, वहां पे दे आते हैं, तो वहां पे वो लोहे के दाम लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, हैमरिंग करते हैं, सब तोड़ ताड़ के उसके पार्ट्स वार्ट सब इधर उधर करके वो रीयूज कर लेते हैं, उसको लोहे को गला लेते हैं, फिर उसको रीयूज कर लेते हैं। ऐसे ही ऑटोफेजिक वैक्यूल्स का काम होता है कि इट एनगल्फ्स, सो आई एम राइटिंग हियर, engulfs the worn out organelles of cell, for example mitochondria, है ना, मान लो खराब हो गया, बेकार हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको उसने भर लिया अपने अंदर, ठीक है, और उसे डाइजेस्टिव एंजाइम से सारा डाइजेस्ट कर देगा, एंड इट्स डाइजेस्टेड, सेल में जगह बन गई, है ना। तो ये एक तरह का ऑटोलिसिस है, और कई बार ऐसा करते करते कई बार सेल को, मान लो सेल ही बेकार हो चुका है, जो सेल बहुत ही ओल्ड हो गया है और एजिंग सेल काम भी कोई एफिशिएंसी से कर नहीं पा रहा है, तो वो कई बार पूरे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ऑटोलिसिस ऑफ कंप्लीट सेल also is possible. So when the cell has become defunct, नहीं काम कर रहा है, तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव बैग का काम करते हैं, ऑटोलिसिस करते हैं ये। बट एक चीज जैसे मैं आपको बताऊं, एक ना लाइसोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एपोप्टोसिस। They are involved in apoptosis. What is apoptosis? ये वही है जो मैं आपको बता रही थी, इट्स अ प्रोग्राम्ड, ये एक समय पे होना होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। So where will you find this? Now you have heard of sometimes, you know, those ऐसे कई ऐसे नहीं होते जो ऑर्गेनिजम्स जहां पे आप देखते हो कि कुछ मेटामॉर्फोसिस वगैरह भी हो रहा है, जैसे फ्रॉक्स में से फ्रॉक्स के बनते समय जो पहले टैडपोल है, ठीक है, टैडपोल का क्या होता है, एक टेल, फिर आप देखते हो वो टेल खत्म हो गया एंड नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रॉग। तो ये टेल खत्म कैसे हो गया,
ठीक है, इतना बड़ा एक टेल था, वो कैसे खत्म हो गया? तो वो एपोप्टोसिस है एक्चुअली, ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ द टेल इन टैडपोल during this metamorphosis is due to completely the lysosomal enzyme. तो इसका मैं एग्जाम्पल यहां लिख रही हूं, ठीक है? क्या एग्जाम्पल है? दैट इज ग्रेजुअल disappearance of tail of the frogs during of the tadpole लिखना, सॉरी, tadpole, फ्रॉग तो बाद में बनेगा ना, of tadpole, TADPOLE, during metamorphosis to form frogs. बन क्या रहा है? तो frogs बन रहे हैं, ठीक है? कहां से बन रहा है? चलो मैं फिर से लिख दे रही हूँ, tadpole से, from tadpole, ठीक है? तो उस टाइम पे हो रहा है ये। तो आप देख रहे हो, तो ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के बड़े काम है ये, मतलब कई बार वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को खत्म कर रहे हैं, फिर कई बार कंप्लीट सेल को खत्म कर सकते हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो, या फिर एपोप्टोसिस, मेटामॉर्फोसिस वगैरह के टाइम पे हो रही है प्रोग्राम सेल डेथ, तो वो एक निर्धारित समय पे एक तरह से हो रहा है, ये नहीं कि वो कहीं पे भी कभी भी हो जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू कि थिंग्स आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। सेल के अंदर चीजें ऐसे नहीं हो जाता कि कभी कुछ हो जाए, ऐसे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर तो वो कहते हैं सुसाइड बैग, वो बस कहने की बात है, बट वो काम बिल्कुल ही समझदारी से ही करता है। मोर देन 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है लाइसोसोम्स में, ठीक है? Again, you have to raise your hands if you have understood till here, because now we are going to move into ribosomes. So what we have finished right now is GERL complex. हमने क्या खत्म किया? GERL, ये खत्म किया, ठीक है? So you have to raise your hands and certify that you have understood. Confirm that you have written and understood both. साथ साथ चीजें लिख रहे हो या नहीं, है ना? I hope all of you are writing your notes. Okay, very good. Very good. Consistency is key to everything, ठीक है? समझ में जब आ रहा है तो आप समझो कि more than half the job is done, of course. आप चीजें अटेंड कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है? आप सुन रहे हो बहुत अटेंटिवली, तो ये समझो कि आप बहुत बड़ा एक काम कर रहे हो, ठीक है? स्पेशली दोस्त जो अपने सब्जेक्ट से बाहर जाके वो चीज कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे जेई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग नीट स्टूडेंट्स जब आप मैथ्स पढ़ते हो, तो अगर आप उतना भी कर रहे हो ना, तो बहुत एक मतलब आप एडिशनल चीज कर रहे हो, तो उतना भी बहुत है। अब उसमें आप जब लिख रहे हो उसको ढंग से, तो नेचुरली आपके माइंड में चीजें हैं, आपने समझ लिया, तो फिर एक बार आपको देखना होता है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट, यू कैन नॉट स्किप द एंटायर लर्निंग, राइट? बट एटलीस्ट इतना भी कर लेते हो तो आप, है ना, बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको इतना कष्ट उस टाइम नहीं होगा। ओके, यू विल सी दैट यू कैन रिकलेक्ट इजीली। ना तो मैथ्स बहुत कुछ ऐसा है जो आपने किया ही नहीं, जो एटलीस्ट केवीपीवाई के लिए चीजें अभी करवाया जा रहा है, तो 10th तक मैथ्स किया, अभी भी किस बहुतों के पास है। अच्छा, सिमिलरली बायो भी ऐसा कोई एलियन सब्जेक्ट नहीं है जो आपने किया ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओनली, एंड आई टोल्ड यू ना दैट दे विल नॉट आस्क यू समथिंग व्हिच इज वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड। चीजें वही पूछेंगे, जैसे मैंने कहा कि अंदाजे बयान कुछ डिफरेंट सा रहता है उनका, है ना? जैसे कहते हैं मिर्जा गालिब के लिए अंदाजे बयां कुछ और था, वो कहते वही चीजें थे जो सब कहते हैं, लेकिन तरीका कुछ और था। ऐसी केवीपीवाई या एनटीएससी ये सब जो एग्जाम्स होते हैं, तो इनमें ये चीज होता है, तो आपका आईक्यू टेस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो यू हैव टू आल्सो डू द क्वेश्चंस, राइट? सो इफ यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चंस, जैसे आपको दे रखा है जो एक्स्ट्रा जो लास्ट ईयर्स पेपर्स एंड ऑल, वो सब गिवन है ग्रुप में, सो यू नीड टू डू देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके? एंड दैट विल ऑल्सो कीप यू चार्ज्ड। जब भी आपको लगे ना जैसे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, कुछ ऐसा लग रहा है ना, या आपको
मायूसी हो रही है कि अरे ये क्या है, तो क्वेश्चंस खोल के देख लो, आप चार्ज अप हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से हो गया, ये तो वही है जो हमने क्लास में किया था और मेरे से हो भी गया। Automatic, this is the motivation. You don't, at this stage, you don't need any external motivation. This is a very subtle way of motivating yourself, that you simply sit with some questions. That's all. Any point of time, even for your JE and the NEET preparation, which you are doing, these 3 subjects that you're doing, at any point when you feel demotivated, you feel tired, you feel bored, you're not feeling like studying, your best friend are your MCQs. Just sit with them. Any random, anything. You do only 10 or 15 questions. अगर उसमें से आपके 8-10 क्वेश्चन भी हो गए, मान लो बहुत कुछ पुराना ही उठा लिया, यू फील सो चार्ज्ड अप, अरे देखो मेरे से हो गया, बस बहुत है उस दिन के लिए, योर यू हैव मेड योर डे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आपको लगेगा कि चलो चार्ज अप हो गए, यानी मुझे आ रहा है, अब आप आगे के लिए और तैयारी आपकी हो गई, है ना। समटाइम्स व्हेन वी फील ग्लूमी, व्हाट वी डू, even if we wear nice clothes and we are just going out, और एक थोड़ा सा घूम के आ गए, हल्का सा वॉक करके भी आ गए ना, तो हम चार्ज अप फील करते हैं। we are, our body has so many hormones, endorphins are there especially, ठीक है, तो ये सब हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं, तो ये एकदम से ना क्लिक कर जाते हैं, मतलब सिक्रीट होने लग जाते हैं, तो सिक्रीट होता है एंड यू फील सो गुड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही करो, अभी इस स्टेज में आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेचर हैज गिवन ऑल एवरीथिंग टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम राइबोसोम्स के अंदर आ गए। तो राइबोसोम्स जैसे अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे ना, कितना हमने राइबोसोम तो सुन ही लिया, तो इनको तो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते ही हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो प्रोटीन फैक्ट्रीज का काम तो प्रोटीन बनाना ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये बेसिकली कोई ऑर्गेनेल नहीं है, आपको मैं बताऊं, ये ना एक सेल स्ट्रक्चर है। रिमेंबर दैट इट इज अ सेल स्ट्रक्चर। व्हाई? क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर लिविंग सेल के अंदर है। प्रोकैरियोट में भी था और यूकैरियोट में भी है, दोनों में, है ना, इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बताओ, प्रोकैरियोट में हम कहते हैं कि ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, तो फिर इसका मतलब राइबोसोम्स अगर आप कह दो कि ऑर्गेनेल्स, तो फिर वो स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। तो ये तो ऑर्गेनेल्स है नहीं, ये क्या है, एक सेल स्ट्रक्चर है, दोनों में है। लेकिन हाँ, एवोल्यूशन में चेंज हुआ, प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का जो टाइप है वो चेंज हुआ राइबोसोम में। पहले आप लिख लो कि इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन करके 2 लोग थे जिन्होंने तो प्लांट में देखा था। रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट्स। पेलाडे, PALADE, जॉर्ज पेलाडे थे, मतलब तो आप जी भी लिख सकते हो, जॉर्ज पेलाडे ऑब्जर्व्ड इट इन एनिमल्स। देखो ये सब बहुत ही रिसेंट है, अगर आप देखो तो ये जस्ट 20th सेंचुरी का ही सब काम है, मतलब 1953, सो इट्स नॉट वेरी ओल्ड। तो आप सोचो वहां से साइंस, खासकर लाइफ साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है। इवन लाइसोसोम का भी आप ईयर ऑफ डिस्कवरी 1955 के आसपास, मतलब ये सब उसी टाइम के हैं सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप हुआ ना, तभी तो ये चीजें भी साथ साथ, साइटोलॉजी की सारी प्रोग्रेस जो है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन एंड इम्प्रोवाइजेशन से रिलेटेड है, इजंट इट? नॉट ओनली इन्वेंशन, उसको इम्प्रोवाइज भी तो किया ना, जो और मैग्निफिकेशन वगैरह जैसे वो बढ़ाते गए, टेक्निक्स बनाते गए कि कैसे हम और स्टडी करेंगे तो और अच्छा होगा, तो उसी पे ये ना सारा रिलेटेड है एक्चुअली, सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरीज। तो राइबोसोम्स, कोई बताएगा मुझे कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के तो नो डाउट साइटोसॉल में तो है ही है राइबोसोम्स। फिर हमने देखा कि यूकैरियोट के अंदर, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, साइटोसॉल में। यूकैरियोट के अंदर हमने अभी देखा कि RER में भी है ना। कोई बताएगा कि और कहाँ होता है? एनी आइडिया? नो?
यूकैरियोट्स के अंदर क्या ये सिर्फ आरईआर और साइटोसॉल में ही है? या कहीं और भी है? It is also present in the two of the organelles, that is mitochondria and chloroplast. So this is interesting that ये दो organelles ऐसे हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब ये कैसे, वो भी देखेंगे। राइबोसोम्स बने किसके होते हैं? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हो? व्हाट डज इट मीन अगर मैं कहती हूं दैट राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, यानी कि एक है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए, एंड दूसरा प्रोटीन। टुगेदर दे आर कॉल्ड द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये दो चीजों से बनी होती है राइबोसोम्स। आरएनए भी कई टाइप्स होते हैं। डू यू नो दैट राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स? आरएनए कैन बी लाइक मैसेंजर आरएनए, उसे कहते हैं एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, एंड राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। एज द नेम इटसेल्फ इज राइबोसोमल आरएनए, तो यहाँ क्या है? आरआरएनए ही है, उसका नाम ही राइबोसोमल आरएनए है, व्हिच फॉर्म्स द राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के एसोसिएशन से ही ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, और ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में है। यूकैरियोट में एक से अधिक जगह है, दैट इज साइटोसॉल, आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में। तो अब हमें क्या देखना है कि राइबोसोम्स के टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स के टाइप्स में आता है टू टाइप्स। ठीक है, सो व्हाट आर दीज टू टाइप्स? नंबर 1 70S and number 2 80S. सो बिफोर यू आस्क कि S क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। तो S एक यूनिट है जिसे एक साइंटिस्ट स्वेडबर्ग के नाम से स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा जाता है, एंड दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द डायमेंशन, द साइज। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट आपको एक साइज बताता है। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में हम S लेते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इसको निर्धारित किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप जब ऑर्गेनेल, सेल्स, सब सेल्यूलर, सब चीजों को रोटेट करवाते हो, एक मशीन है उसमें डाल के एपरेटस, जिसके अंदर आप रेवोल्यूशंस पर मिनट देते रहते हो। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन वो टूटते रहते हैं सब्सटेंसेस। तो कौन सा चीज कैसे, कब, कितने रोटेशन रेवोल्यूशंस पे जाके सेटल होता है, सेडिमेंट होता है। ठीक है, तो वो कुछ तरीके होते हैं जिससे S निर्धारित किया जाता है। तो अल्टीमेटली साइज ही बता रहे हैं और कुछ नहीं, तो सिंपल आप समझो 70S। 70S के अब राइबोसोम्स, यू नो, ऑलवेज हैव टू यूनिट्स। रिमेंबर द राइबोसोम्स हैव टू यूनिट्स। तो कोई भी राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक को स्मॉल कहते हैं और एक को लार्ज कहते हैं। लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स, वी कॉल देम एज लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। देयर आर अदर सब यूनिट्स। ओके, देखते हैं कौन सा क्या। तो जैसे 70S वाला है, ठीक है ना, तो 70S वाले में तो 50S and 30S, this is large, this is small, two subunits with join. Now if you add and if you think ये तो add करके 80S आता है, तो यहाँ तो 70S लिख रहे हैं। So it is not about mathematics here which you will add. Remember
जैसे एक पेन है और एक पेन का ढक्कन है, ठीक है, तो आप ढक्कन का साइज अलग ले लो और पेन का साइज अलग ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो उनका साइजेस हैं, अगर आप पेन को और ढक्कन को बंद कर देते हो, ठीक है, तो जो टोटल साइज है वो तो उनका एडिशनल साइज हो नहीं सकता है, क्योंकि पेन का कुछ हिस्सा ढक्कन के अंदर गया, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही होता है, द टू सब यूनिट्स फिट इनटू वन अनदर, सो डोंट ऐड देम अप, ओके। So this is large and small subunit of the prokaryote. What is this 70S? This is prokaryotic. Not only it is prokaryotic ribosome, it is also the one found in the mitochondria and chloroplast in the eukaryotes. तो remember करना ये कि prokaryotes, eukaryotes दोनों में यानी कि 70S पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 70S ribosomes are found in प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ ऑफ दीज। अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे बच्चा गलत करता है तो ये दोनों में, लेकिन कहाँ है वो ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की एक एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन थियरी है, वो मैं यहीं पे इसे बता दे रही हूँ आपको। देखो ये जो दो ऑर्गेनेल्स है ना, इनके बारे में लिख लेना, दे हैव एंडो symbiotic theory of origin। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है इनकी क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन है। क्या मतलब, ऐसा कहा जाता है कि कोई प्रोकैरियोट ही, मान लो बैक्टीरिया वगैरह, कभी सिम्बायोटिकली किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एसोसिएट हो गया, एवोल्यूशन में समय के साथ वो कन्वर्ट हो गया इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड या फिर क्लोरोप्लास्ट। जो मान लो ऐसा बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेटिक था, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ, और जिसमें ऐसा नहीं था वो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये हमें एविडेंस यहीं से मिलता है दैट दे हैव दीज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो हैव, इसका मैं एविडेंस बता रही हूं, एज दे हैव सर्क्यूलर डीएनए भी, you know prokaryotes have circular DNA, not chromosomal DNA, circular and naked। हम बैक्टीरियल सेल पहले ही कर चुके हैं। सो सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, एक तो ये होता है इनमें, और दूसरा अभी आप देख लो 70S राइबोसोम्स भी होते हैं इनमें। ये दो एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि देयर ओरिजिन इज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स which remain symbiotically associated in eukaryotic cell। मैम एंडोसिम्बायोटिक के मैं लिख रही हूँ हाँ, उसके लिए जगह बना रही थी क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, तो मैं लिख रही हूँ व्हाट इज दिस थियरी दैट आई राइटिंग। ये थियरी है क्या, दैट सम prokaryote bacteria got endosymbiotically, symbiotic समझते हो सब लोग, एसोसिएशन जहाँ पे दोनों बेनिफिट करते हैं। जैसे राइजोबियम में लेग्यूम्स होते हैं, तो राइजोबियम को शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, और लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, फिक्स नाइट्रोजन बाय राइजोबियम, तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एंडो वर्ड आ रहा है क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए सेल्यूलर है ये, मतलब इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर हो रहा है ना। तो सम प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया गॉट एंडोसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद eukaryotic cell, later formed these organelles, फिर बाद में ये ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो गए। इसको कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये चीज करना है। अब हम चलते हैं ATS। अच्छा, एक एक्सेप्शन और भी है तो ATS में जाने से पहले, क्योंकि हम अभी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना
mammalian माइटोराइबोसोम्स, माइटोराइबोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, ठीक है, आर 55s। अब ये एक स्पेशल चीज है जो पाया गया कि मेमेलियन में ये 55s पाया जाता है, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, और उसके सब यूनिट्स 39s एंड 28s है, 39s प्लस 28s, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। और फिर हम 80s देखते हैं। तो 80s तो आपको पता है कि ये होगा तो यूकैरियोटिक ही, बट कहाँ पे, तो यूकैरियोटिक साइटोसॉल वाले, आरईआर वाले, है ना। तो ये क्या है, इसके सब यूनिट्स कौन से होते हैं, तो ये है 60s 40s। मैम यूकैरियोटिक के नीचे क्या लिखे हैं? सिस्टोल प्लस आरईआर। साइटोसॉल, हाँ साइटोसॉल प्लस आरईआर, मतलब कहने का ना, साइटोसॉल में जो पड़े होते हैं राइबोसोम्स, आरईआर में जो है वो सब तो 80s है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट वाले 70s है। और इसके अंदर 60s वाला जो होता है वो लार्ज, 40s इज स्मॉल, बट अगेन रिमेंबर दैट डोंट ऐड देम अप, ओके, आई मीन इट्स नॉट एडिटिव वैल्यू, कि इसे 100 तो नहीं कहेंगे, ये 80 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है मैं समझा चुकी हूँ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द small and the large subunit, they get fit into one another, and then the final size comes as 80s, or here 70s. फंक्शन हमने कभी डिस्कस कर ही लिया, दैट प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें हमें और कुछ करना ही नहीं है, द फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, so one and only function, but the most important function, because you know that proteins are the workers of the cell। मैंने समझाया था कि प्रोटीन्स जो है वो वर्कर्स है, मतलब सारे एंजाइम्स ही, जैसे आपको पता है कि सारे एंजाइम्स ही प्रोटीन्स होते हैं। तो सेल के अंदर कोई भी जो मेटाबॉलिज्म होता है, काम होता है, फंक्शन, वो करता अल्टीमेटली कौन है, तो प्रोटीन ही करते हैं वो, ओके, प्रोटीन्स आर डूइंग दैट फंक्शन। तो अगर प्रोटीन्स ही कर रहे हैं उन्हें, so obviously you can understand that how important are the proteins, okay, because the flow of information is such that it begins from DNA, from DNA it flows to RNA, and from RNA it goes to the protein. This is how the information flows. The DNA, the big boss of the cell, it is the CEO which has all the informations. It gives its information to the executive, I mean it instructs the executive, that is RNA, उनको बताते हैं कि अभी आगे क्या करना है, कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, कौन से सेल में क्या बनेंगे। तो अकॉर्डिंगली हर सेल अपने हिसाब से प्रोटीन्स बनाते हैं। देखो डीएनए में तो सारा जेनेटिक मेकअप है ना, बट इट डजंट मीन कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम आपके ब्रेन में बन जा रहा है, या ब्रेन के कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स वो आपके पैंक्रियाज में बन जाएंगे, एंड ऐसे ही प्लांट्स, ऐसे ही हर जगह। तो ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब जहां जो आरएनए को एक्सप्रेस होना होता है एज प्रोटीन, वही होता है। अल्टीमेटली इट कम्स टू द वर्कर्स एंड द वर्कर्स आर गोइंग टू डू द फंक्शन। तो एग्जीक्यूटिव वर्कर्स को बताते हैं अब आपको क्या काम करना है। तो इस तरह से एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सेल के अंदर। और डीएनए अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने ऊपर रेप्लिकेट हो सकता है, डीएनए टू डीएनए। दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मैम yes, which is not there in any other molecule. हाँ बोलो। मैंने कल में सीईओ, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे हमारे ये मैं कह रही हूँ कि सीईओ है डीएनए, और फिर ये हो गया एग्जीक्यूटिव आरएनए हो गया, और उसके बाद प्रोटीन जो है वो वर्कर्स हो गए, वर्कर्स ऑफ द सेल जो काम करते हैं। फाइनली जो मेटाबॉलिज्म्स कर रहे हैं वो ये प्रोटीन्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ये समझा रही थी। तो डीए आरएनए हो चाहे प्रोटीन, चाहे कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल, सब आते कहाँ से हैं, वो पीछे से डीएनए से, मतलब कोडिंग है उनकी डीएनए में, प्रोग्रामिंग जो है वो सारी डीएनए में है। लेकिन डीएनए खुद अपने आप को रेप्लिकेट करवा सकता है, सेल्फ अपने ऊपर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई
DNA is the one and only genetic material. So this I am repeating for those who don't know that why we call DNA as a genetic material. वैसे तो हमने शायद पहले डिस्कस किया है. तो यहाँ तक हमने ये सारा ऑर्गेनेल का ऑलमोस्ट ये हो गया है. अब हमारा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वोंट टेक मच टाइम एंड न्यूक्लियस और थोड़े से कुछ वो होते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बताऊंगी केवीपीवाई पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी 11 स्टूडेंट्स उसको बाद में अलग से करेंगे. ठीक है. तो अभी तक सारा जो हमने किया प्लीज रेज योर हैंड्स दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव नोटेड डाउन. Okay, good. So, but I find that some students today are not attending the classes. Okay. I'll talk to them later.